हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजी की, रणनीति। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल है। एक ट्रांसपोर्ट उद्यमी है। उस ट्रांसपोर्ट उद्यमी के गोदाम में अपने कस्टमर्स का माल पड़ा है। ट्रांसपोर्ट उद्यमी को पता है कि उसके क्लाइंट्स ने अपने माल का इंश्योरेंस नहीं कराया हुआ है। उसने क्लाइंट्स को ऑफर भी दिया कि आप चाहो तो इसका इंश्योरेंस करा लो, आपके इतने रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन क्लाइंट्स ने किसी ने इंश्योरेंस नहीं करवाया। आमतौर पर भारतीय लोग इंश्योरेंस कम करवाते हैं, इसलिए वो भी इंश्योरेंस नहीं करवाया। एक बार क्या हुआ, इस ट्रांसपोर्ट व्यापारी के गोदाम में आग लग गई। आग लगने से सारा सामान खत्म हो गया। उसने कुछ इंश्योरेंस कराई हुई थी, तो जितनी उसकी इंश्योरेंस कराई हुई थी उतना उसका प्रोपोर्शनेटली उसको पैसा मिलना था, वो मिल गया। लेकिन उसने भी पूरी इंश्योरेंस नहीं कराई हुई थी और क्लाइंट्स ने भी नहीं करा रखी थी इंश्योरेंस। अब वो क्लाइंट्स बड़े परेशान हुए, बहुत नुकसान हो गया उनको। वो सब उसके पास आए, बोले हमारा सामान था, आपके यहाँ आग लग गई, वो सामान सारा खत्म हो गया। अब उसके पास में दो ऑप्शन थे, या तो वो कह देता भाई मैं कहाँ से पेमेंट करूँ, आपने इंश्योरेंस नहीं कराया, मैंने बार बार आपको रिक्वेस्ट किया था, आपने इंश्योरेंस नहीं कराया, मैं कहाँ से चुकाऊं, मेरा पास भी इंश्योरेंस नहीं था, जितना मेरे पास आया वो मेरे पहले से ही स्टॉक था। लेकिन उसने उन क्लाइंट से के साथ में बड़े प्रेम से, बड़े मिठास से बातचीत की, अपनी सारी स्थिति, अपने सारे खाते उनके सामने बताए, खोल के रख दी। जो इंश्योरेंस उसने कराया उसका उसने डिटेल दे दिया कि ये देखिए मेरा इतना इंश्योरेंस कराया होता, इतना पैसा मुझे इस रूप में मिलेगा। आप सब लोग मेरे भी मित्र हैं, आप लोगों के को जैसे जैसे मेरे पास रुपए आएंगे इंश्योरेंस के, मैं आपको पेमेंट करूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। और जितना हो पाएगा मैं थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ से एक्स्ट्रा पेमेंट ही करूंगा, ताकि आपकी मैं मदद कर सकूं। बाकी भविष्य के लिए मैं आपको अनुरोध करता हूं, आप इंश्योरेंस कराना चालू कर दें। उसने बड़े मिठास से अपने कस्टमर्स को हैंडल किया और आप ताज्जुब करेंगे, वो सारे कस्टमर्स उसके फैन हो गए। कस्टमर्स को नुकसान तो हुआ, लेकिन वो कस्टमर्स उसके साथ में हमेशा के लिए जुड़ गए। अभी भी उसी के साथ में डील कर रहे हैं, अभी भी उसी के साथ में उनका व्यापार है और अब वो ज़्यादा तादाद में इंश्योरेंस करवा रही हैं। और इस प्रकार ये एक बहुत पॉजिटिव शुरुआत हो गई। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि ये एक रणनीति का पार्ट है। आप कस्टमर्स के साथ में इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन में कैसे हैंडल करते हैं, कस्टमर्स को क्या जवाब देते हैं, किस तरह से उसको टैकल करते हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव स्ट्रेटजी के साथ में काम कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, कस्टमर्स की रिटेंशन के लिए तैयार रहेंगे, मेंटली तैयार रहेंगे, कस्टमर्स को रिटेन करना चाहेंगे और छोटे मोटे लॉसेस को नज़रअंदाज करेंगे। कस्टमर्स रिटेंशन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज योर टॉप प्रायोरिटी। और अपने बिजनेस को इस तरह प्लान करेंगे जिससे आप एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के तहत आपको सक्सेस मिले। बिजनेस क्या है? बिजनेस इज रिलेशन। बिजनेस है एक तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट है आपका कस्टमर्स के साथ। आप ये सोचियो कि एक बार मैंने कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन दे दिया, मेरा काम हो गया, ऐसा नहीं। इट्स अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और इसमें दोनों पार्टियों का हित निश्चित है। बिजनेस इज गिव एंड टेक। आप कस्टमर्स को बेनिफिट दे रहे हो, प्लेस यूटिलिटी दे रहे हो, कन्वीनियंस दे रहे हो, बेटर प्रोडक्ट्स के रूप में सर्विसेज दे रहे हो, आप कस्टमर्स का वैल्यू एडिशन करके दे रहे हो, कस्टमर्स को आप रिवार्ड दे रहे हो, कस्टमर बदले में आपको पेमेंट कर रहा है। आपकी नज़र में कस्टमर को खूब बेनिफिट मिल रहा है, कस्टमर की नज़र में आपको खूब बेनिफिट मिल रहा है। कस्टमर आपको बेनिफिट दे करके खुश हो रहा है, आप कस्टमर को खुश करके आपको कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एडिशन दे रहे हो। दोनों को बेनिफिट मिलना चाहिए।
और दोनों को ये लगे कि उसको ज़्यादा बेनिफिट मिला है तो भी नुकसानदायक है। दोनों को एक दूसरे का रिस्पेक्ट भी करना है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपके सामने। मान लीजिए आपने अफ्रीकन मार्केट के अंदर अपनी कंपनी के लिए एक फैक्ट्री लगाई, वहाँ पे गवर्नमेंट के साथ में टाई अप किया, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया कि हम आपके यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप करेंगे, उसके लिए आप हमें फ्री में लैंड प्रोवाइड कर दें, फ्री के अंदर रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर दें, हम आपके एम्प्लॉयज़, आपके जितने भी यहाँ पे लोग हैं उनको नौकरियाँ देंगे, ट्रेनिंग देंगे, प्रशिक्षण देंगे और उनको एक बेहतर ज़िंदगी देंगे। अब वो गवर्नमेंट है, वो आपको सपोर्ट कर रही है, आप उनके साथ में पार्टनरशिप में काम करते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं। शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको लॉस हो, लॉन्ग टर्म के अंदर आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या करते हैं आप? जो अपॉर्चुनिटी दूसरे लोग नहीं देख रहे, वो अपॉर्चुनिटी आप लोग देख रहे। जहां दूसरे लोगों की नज़र नहीं पड़ी, वहां आपकी नज़र पड़ी है। जहां पर दूसरी कंपनियां हिचकिचा रही हैं, वहां आप पहुंच रहे हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है? जहां दूसरे लोग सोच भी नहीं सकते, वहां आप अपना बिजनेस फैला रहे हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस यानी ये जो कहानी मैंने आपके सामने बताई, यही स्ट्रेटेजिक अलायंस है। स्ट्रेटेजिक अलायंस यानी मान लीजिए आपने अफ्रीकन गवर्नमेंट के साथ में एक एग्रीमेंट किया, जमीन आपकी, रॉ मटेरियल आपका, सारे नागरिक आपके देश के, हम सबको रोजगार देंगे, अच्छी सैलरी देंगे, ट्रेनिंग देंगे, प्रशिक्षण देंगे, आपके यहाँ बेरोजगारी मिटेगी, लोगों को अच्छा रोजगार मिलेगा, आपके देश में खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी। अब वो देश आपके साथ कोलैबोरेशन करता है, उस देश को ये फायदा कि वो अपने नागरिकों को अच्छा एम्प्लॉयमेंट दे पा रहा है, आपको ये फायदा कि इस बहाने आपको कम कॉस्ट के ऊपर लैंड, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, मटेरियल सब मिल गया, मार्केट मिल गया, एक्सपेंशन का मौका मिल गया। ये स्ट्रेटेजिक अलायंस, म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों को बेनिफिट मिलना चाहिए। एक को बेनिफिट मिलेगा तो लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगा, दोनों को लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलना चाहिए। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? आज आप देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियां बेंचमार्किंग करके काम कर रही हैं। बेंचमार्किंग करके वो शानदार प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर रही है। अपने को किससे कंपैरिजन कर रही है? एक कंपनी का उदाहरण देता हूं। उस कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया। जब ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए तो अपने ट्रेनिंग मैनेजर से कहा कि भाई, तुम किसी बहुत शानदार ऑर्गेनाइजेशन से हमें बेंचमार्क करके दो, बहुत शानदार कंपनी से हम अपने आप को तुलना करना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं। तो भारत में मतलब ऐसी कंपनी हो जिसको वो पास से जाके देख सके, महसूस कर सके। तो आसपास में भारत में कोई उस तरह का ऑर्गेनाइजेशन उन्हें नहीं मिला। तो उन्होंने बेंचमार्क किया एक सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, जहां लोग बड़े ही डेडिकेशन से, बड़े ही कमिटेड भाव से, बड़े ही निष्ठा के साथ में लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। आप ताज्जुब करेंगे, उस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने उस सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से बेंचमार्क करके अपने एम्प्लॉइज का ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया। और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का नतीजा क्या निकला? उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का यह नतीजा निकला कि उसके एम्प्लॉइज भी अपने कस्टमर्स के साथ वैसे ही डेडिकेशन से काम करने लग गए जैसे उन्होंने उस सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को काम करते हुए देखा। ये होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मान लीजिए आप किसी कंपनी के सीईओ बन गए। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपका रोज का काम है।
आपको रोज के जीवन में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अडॉप्ट करना है। क्या करेंगे आप? सबसे पहले कंपनी का विजन डॉक्यूमेंट बनाएंगे। सबसे पहले कंपनी की लॉन्ग टर्म प्लान बनाएंगे। अगले 5 साल का नहीं, 10 साल का नहीं, 20 साल का नहीं, अगले 50 साल का विजन डॉक्यूमेंट बनाएंगे। 50 साल के गोल सेट करेंगे। 50 साल की कोर्स ऑफ एक्शन, पाथ ऑफ एक्शन बनाएंगे। उनके लिए काम करने की रणनीति बनाएंगे। कैसे उन लक्ष्यों को हासिल करेंगे ये तय करेंगे। उन लक्ष्यों पर कैसे काम करेंगे, क्या उनके मेजरमेंट होंगे, कैसे उन लक्ष्यों को मॉनिटर करेंगे आप, ये तय करेंगे। ये सब चीजें जबानी जमा खर्च नहीं होगा, लिख के तैयार करेंगे। खाली आप अपनी मर्जी से तैयार नहीं करेंगे, सब लोगों को बिठा के राउंड टेबल मीटिंग करके डिस्कस करेंगे। कोई कहेगा नहीं साहब ये टारगेट अच्छी बात नहीं है, ये लक्ष्य अच्छा नहीं है, तो चेंज कर देंगे, डिस्कस करेंगे, समझाएंगे। सब लोग एग्री होंगे तो ही उन पे काम करेंगे और फिर उन लक्ष्यों के साथ में काम करेंगे, एक रणनीति के तहत, एक लॉन्ग टर्म प्लान के तहत। और हर 6 महीने बाद, हर 4 महीने बाद, हर साल बाद मेजरमेंट जो आपने तय किए उनके ऊपर परफॉर्मेंस के अनुसार देखेंगे। ये टारगेट हमने रखा था, कितना अचीव हुआ, कितना बाकी रह गया। ये टारगेट रखा था, कितना अचीव हुआ, कितना बाकी रह गया। आप एक देखिए, आप एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे एक मैं आपको बात एग्जांपल देना चाहता हूँ। यूनाइटेड नेशंस के एग्जांपल लीजिए। उन लोगों ने, सारे देशों ने मिल करके वर्ष 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखे। पूरे 15 साल का टाइम रखा। 2030 में अपने को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के सारे लक्ष्य हासिल करने। 15 साल का लॉन्ग टर्म प्लान और उस पर काम शुरू किया। पर्याप्त टाइम मिल गया। गोल क्या रखे? बिल्कुल सिंपल, समझ में आ सके ऐसे 17 गोल। क्या गोल? कि भाई गरीबी मिटाना, कोई व्यक्ति भूख से न मरे, राइट। स्वास्थ्य, कोई व्यक्ति इस कारण नहीं मरे कि उसको हॉस्पिटल नहीं मिली, डॉक्टर नहीं मिला, दवाई नहीं मिली, मेडिकल इक्विपमेंट नहीं मिला। हर व्यक्ति को फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज मिल सके, हर व्यक्ति को शिक्षा मिल सके, हर घर में बिजली पहुंच सके, भले दूर दराज का गांव हो वहां पे बिजली पहुंच सके, महिलाओं को छुआछूत और परेशानियां न मिले, महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं हो, हर महिला को बराबर का दर्जा मिले, पुरुषों के साथ बराबरी हर जगह मिले, जंगलों को नहीं काटा जाए, उन्हें बचाया जाए, हरे भरे जंगल तैयार किए जाएं, जंगलों में जो जानवर रहते हैं उनको नहीं मरने दिया जाए, उनके जीवन की रक्षा करें। ये जानवर बचेंगे तो प्रकृति बचेगी। पानी में जो जानवर रहते हैं जैसे मछली वगैरह, इनको बेहिसाब काटा जा रहा है, ऐसे नहीं काटें, इनका जीवन भी बचाएं, इनके प्रति भी करुणा का भाव रखें। अगर ये खत्म हो जाएंगे तो जीवन खत्म हो जाएगा। एक लिमिट तय कर दें कि इससे ऊपर मछलियों, इससे ऊपर पानी के जीवों को खत्म नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे करके 17 लक्ष्य रखे, 17 गोल्स। टारगेट क्या रखा? 2030 तक ये सारे लक्ष्य हासिल हो जाएं। वर्ष 2030 तक ये सारे लक्ष्य हासिल हो जाएं। पर्याप्त समय है। 2015 से लेकर के 2030 तक का समय पर्याप्त समय है। अगर सब लोग मिलकर के प्रयास करें, प्रॉपरली काम करें, तो ये लक्ष्य हासिल करना मुश्किल है क्या? नहीं। हम सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे तो ये लक्ष्य जरूर हासिल हो जाएंगे। और लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जो मॉनिटरिंग का जो इन्होंने तरीका अडॉप्ट किया, प्रॉपर मेजरमेंट तय कर दिए, यार्ड स्टिक्स तय कर ली, मेजरमेंट्स कर लिए कि इस तरह से आगे बढ़े। जैसे एक लक्ष्य रखा कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत हमें क्लीन एनर्जी के लिए काम करना है, ग्रीन एनर्जी के लिए काम करना है। ग्रीन एनर्जी मतलब वो एनर्जी के सोर्सेज जो पर्यावरण के अनुकूल है, जैसे सोलर एनर्जी, जैसे विंड एनर्जी, ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो इस तरह के साधनों को बढ़ाने के लिए हर कंट्री इन्वेस्टमेंट करेगी, अपने रिसोर्सेज लगाएगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगी, एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करेगी, उद्यमिता को बढ़ावा देगी।
और ये गोल सारे देशों ने एक साथ मिलकर के तय किए हैं, किसी एक देश के गोल नहीं है, पूरी दुनिया के गोल हैं। अब इन लक्ष्यों के लिए एक साथ सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। ये हुआ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण। अब इसमें आप देखिए, क्या ये क्लियर है कि लॉन्ग टर्म गोल क्या है? बिल्कुल क्लियर है। क्या ये पता है कि लॉन्ग टर्म गोल हासिल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या उस गोल को हासिल करने के लिए एक यार्डस्टिक बनाई गई, मेजरेबल गोल तय किए? गोल मेजरेबल हो, गोल छोटे छोटे स्टेप में तय हो, आज इतना, कल इतना, परसों इतना, परसों इतना। लॉन्ग टर्म में आपका लक्ष्य बड़ा है, पर बीच के जो इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं सब छोटे 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 स्टेप बाय स्टेप आपको ले जा रहे हैं। भाई आपने ये तय किया कि मैं 5 साल बाद माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ूंगा, बहुत मुश्किल लक्ष्य है, लेकिन ये आप बोल रहे हो साथ साथ में कि भाई एक दिन के अंदर मुझे 10 सीढ़ियां तय करनी, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक महीने के अंदर मुझे 300 सीढ़ियां तय करनी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब ये स्टेप आपके इतने क्लियर हैं, इतने आसान नजर आते हैं, इतने मेजरेबल नजर आते हैं, इतने सरल नजर आते हैं, तो हर कोई इन पे काम कर सकता है। जैसे जैसे लोग काम करते जाएंगे, लक्ष्य के नजदीक बढ़ते जाएंगे। शुरू में लक्ष्य मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म प्लान को भी ध्यान में रखते हो, शॉर्ट टर्म प्लान को भी ध्यान में रखते हो और उन शॉर्ट टर्म प्लान पे काम करते रहते हो धीरे धीरे, तो क्या होता है, वक्त गुजर जाता है और एक दिन आप लक्ष्य के बहुत नजदीक पहुंच जाते हो। और फिर जब आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हो, कितनी खुशी मिलती है उस दिन। यही तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। भाई आप एक बड़े लक्ष्य को भी तो देख रहे हो, एक छोटे लक्ष्य को भी देख रहे हो ना साथ में, और उसी अनुसार कदम बढ़ा करके काम कर रहे हो। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपका है, आप अपनी कंपनी को तरक्की करके साथ में आसमान पे ले जा सकते हो, बहुत तरक्की कर सकते हो, अपनी कंपनी को बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकते हो। जरूरी क्या है? सबका विश्वास। हर कर्मचारी को लगे कि यस, वी विल वर्क टुगेदर, वी विल वी विल वी विल अचीव आवर गोल्स टुगेदर। हर कर्मचारी का विश्वास हो, हर कर्मचारी को पता हो कि लक्ष्य क्या है। अभी मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल हमने रखे, 17 गोल्स हमने रखे, लेकिन अब इन 17 गोल्स के बारे में लोगों को पता ही नहीं, तो कहां से ये गोल हासिल होंगे? अगर लोग इन गोल्स के लिए काम ही नहीं करेंगे, तो कहां से ये गोल हासिल होंगे? गोल्स तभी हासिल होंगे ना जब लोगों को उन पे भरोसा हो, लोगों को पता हो, लोग उनके ऊपर काम कर रहे हों, लक्ष्यों के लिए मेहनत कर रहे हों। पीपल शुड नो अबाउट द गोल, दे शुड बी इन्वॉल्व। लोगों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, लोगों का पार्टिसिपेशन जरूरी है, लोगों को एनकरेजमेंट जरूरी है। हर व्यक्ति लक्ष्य के लिए तब काम करेगा जब उसके लिए उसको एनकरेजमेंट मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। एवरीबडी विल वर्क टुगेदर टू अचीव दी वंडरफुल गोल्स। गोल्स आपके लॉन्ग टर्म हैं, वंडरफुल गोल्स हैं, हासिल कब होंगे? सब लोग मिलकर काम करेंगे, है ना? और सब लोग मिलकर काम क्यों करेंगे? क्योंकि उस गोल को हासिल करने से आपको आनंद मिलेगा, खुशियां मिलेगी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज हर कंपनी किसी न किसी रूप में, कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई न कोई कंपनी एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए, कर्मचारियों को इन्वॉल्व करने के लिए, टारगेट के साथ जोड़ने के लिए इन्वॉल्व करती है। इन्वॉल्वमेंट, एंगेजमेंट, इसके लिए नया वर्ड है एम्प्लॉय एंगेजमेंट, कि हम हर एम्प्लॉय का गोल्स के साथ में जुड़ाव हो, हर एम्प्लॉय को लगे कि वो भी गोल को हासिल करने में कंट्रीब्यूट कर सकता है। हर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्लियर होना चाहिए कि वो गोल को हासिल करने में कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है, कितना कर रहा है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एम्प्लॉय का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जमाना किस चीज का है? HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। कंपनी वही तरक्की करेगी जिसमें HRD के ऊपर जोर दिया जाए। कंपनी वही तरक्की करेगी जिसमें एम्प्लॉय एंगेजमेंट पे जोर दिया जाए। कंपनी वही तरक्की करेगी जिसके अंदर हर एम्प्लॉय को फुल्ली एंगेज किया जाए, इन्वॉल्व किया जाए। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट
बहुत ज़रूरी है। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं। भारत की एक कंपनी है, वो अपने एम्प्लॉइज़ को इन्वॉल्व करने के लिए बहुत प्रयास करती है। लगातार कोई न कोई प्रोग्राम करती रहती है एम्प्लॉयी एंगेजमेंट के लिए। और जब एम्प्लॉइज़ की एज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो उनको मौके देती है। जो पुराने एम्प्लॉइज़ हैं, उनको कई तरह के मौके देती है। उसमें से एक मौका होता है तीर्थ यात्रा का। कंपनी के खर्च पर कोई भी एम्प्लॉयी जो सीनियर एम्प्लॉयी हो गया है, काफ़ी सीनियर एम्प्लॉयी, कंपनी के खर्चे पर अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पे जाता है। उसमें कंपनी उसका आने जाने का भाड़ा, तीर्थ यात्रा का उसका जो भी खर्चा है, वो सारा खर्चा बियर करता है। कितनी अच्छी बात है, कितनी बड़ी बात है। अच्छी बात। और देखिए, इसमें दो बातें आप देख रहे हो। एक, तीर्थ यात्रा पे एम्प्लॉय जा रहा है, उसके मन में जितना भी थकान है, परेशानी है, फ्रस्ट्रेशन है, काम करते हैं एम्प्लॉइज़ में फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है, थकान भी आ जाती है। काम करते हैं, कई बार एम्प्लॉइज़ के मन में स्ट्रेस हो जाती है, भर जाती है, निकाल नहीं पाते, वो स्ट्रेस जमा हो जाती है। देखिए, मन में जमा हुई हुई स्ट्रेस बड़ी घातक होती है। कोई भी, देखिए, मन पे कोई भार मत रखिए। और सब जगह भार रख सकते हो, मन पे कोई भार मत रखिए। किसी के प्रति गुस्सा नहीं, किसी के प्रति नफ़रत नहीं, किसी के प्रति नाराज़गी नहीं। जिस कंपनी में काम कर रहे हो, खुल करके जोश के साथ काम करो। जिस दिन आपको लगे कि यहाँ मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तनाव हो रहा है, मैं अपनी इच्छा के खिलाफ काम कर रहा हूँ, अपने मन के खिलाफ काम कर रहा हूँ, मन की आवाज़ की उल्टी काम कर रहा हूँ, उस दिन उस कंपनी को छोड़ दो। सिंपल सी बात है। तो कई बार ऐसा होता है कि कर्मचारियों के मन में थोड़ा भार इकट्ठा हो जाता है, तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। होना नहीं चाहिए, पर हो जाता है। तीर्थ यात्रा पे भेज दो, बिल्कुल रिफ्रेश्ड हो जाएंगे। सबसे शानदार काम है। और भारत में तो तीर्थ यात्रा के लिए एक से एक बढ़कर के जगह है, एक से एक शानदार जगह है, खूबसूरत जगह है। तीर्थ यात्रा के जो भी लोकेशन है, बड़े प्यारे लोकेशन, बड़े खूबसूरत है। कोई हरिद्वार जाएगा तो, ऋषिकेश जाएगा तो आसपास की हवा, माहौल सब बदल जाएगा। वहाँ कौन मिलेगा? वहाँ कोई कंपनी की बात तो होगी नहीं। कोई ऋषि मिलेगा, कोई संत मिलेगा, कोई साधु मिलेगा। उससे किस टॉपिक पे बातचीत होगी? जीवन, जीवन से परे क्या, मोक्ष क्या है, मृत्यु क्या है, पुनर्जन्म क्या है, कर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, किस प्रकार के कर्म हमारा बंध क्रिएट करते हैं, बंधन बनाते हैं, किस प्रकार के कर्मों से हमें पुनर्जन्म लेना पड़ता है, हम जन्म बंधन के बंधनों से मुक्ति कैसे मिल सकते हैं, इन सब बातों के ऊपर वो डिस्कस करेगा। तो पूरी तरह से रिफ्रेश हो जाएगा। कंपनी की रोजमर्रा की बातों से एक बार के लिए पूरी तरह रिफ्रेश हो जाएगा, रिचार्ज हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, तीर्थ यात्रा पे जाएगा, अपने परिवार को भी ले जाएगा, अपने माता पिता को भी ले जाएगा। इस बहाने अपने परिवार से जुड़ा रहेगा, अपने परिवार के सभी लोगों को आनंद देगा। आप अगर उसको अकेले को भेजोगे कहीं पर भी, तो अकेला घूम के आ जाएगा। लेकिन तीर्थ यात्रा पे तो परिवार को ले जाएगा। कंपनी परिवार का टिकट देती है, पूरे परिवार। तो इस बहाने वो परिवार को भी जोड़ेगा, उसके पूरे परिवार का जुड़ाव होगा। कितनी अच्छी बात है। देखिए, एक बात आप सोचिए, आपको एक कंपनी चलानी है, शानदार ढंग से चलानी है। आपकी कंपनी तब शानदार चलेगी जब आपके कर्मचारी दिल से काम करेंगे, पूरे इन्वॉल्वमेंट से काम करेंगे, अच्छी भावना से काम करेंगे। और वो तब ऐसा करेंगे जब उनका परिवार उनको मोटिवेट करेगा। आपने कंपनी में काम के लिए दिवाली के दिन भी कर्मचारियों को बुला लिया, परिवार के लोग उनको दिवाली के दिन भी आपके ऑफिस भेज देंगे। क्यों भेजेंगे? ये बात है। आप परिवार को भी ध्यान में रखते आप परिवार को भी ध्यान में रखते हो। भाई, आप एक कर्मचारी के हित की बात सोच रहे हो, एक कर्मचारी के वेलबींग की बात सोच रहे हो, तो साथ में उस कर्मचारी के परिवार को भी देखो, उस कर्मचारी के परिवार का वेलबींग भी सोचो। ये आपकी कंपनी की एचआर पॉलिसी है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या है? आपकी मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस,
इन सारी पॉलिसीज को कंबाइन करेंगे तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होगा ना। अब आपकी एचआर की पॉलिसी इतनी शानदार है जहां आप हर कर्मचारी को दिल से जोड़ रहे हैं, परिवार के साथ जोड़ रहे हैं, उसका भी ध्यान रख रहे हो, उसके परिवार का भी ध्यान में रख रहे हो, उसके परिवार का वेलबींग भी आप ध्यान में रख रहे हो। आप कर्मचारी को 9 से 5 बुलाते हो तो साथ में उसको ये भी कहते हो कि 5 बजे आप सीधे घर जाओ, परिवार का ध्यान रखो, परिवार का पूरा केयर रखो, कभी कोई परेशानी आ जाए अपने परिवार के लिए भी समय निकालो। आपकी लीव पॉलिसी में साफ लिखा हुआ, जरूरत पड़ने पर कर्मचारी कैजुअल लीव ले सकता है, लेकिन किस लिए? उद्देश्य साफ हो। कौन से उद्देश्य? कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, परिवार की कोई परेशानी आ गई, परिवार में किसी को परेशानी आ गई, परिवार में किसी को मदद की जरूरत पड़ गई, तो आपके पास कैजुअल लीव का एक प्रावधान है, वो कारण बताना पड़ेगा। तो ये सब एचआर पॉलिसी का पार्ट है। आप एक कंपनी को शानदार ढंग से चलाना चाहते हैं, आपको उसकी पॉलिसीज फ्रेम करनी पड़ेगी, मार्केटिंग पॉलिसी, फाइनेंस पॉलिसी, एचआर पॉलिसी, और इन सभी पॉलिसीज के अंदर आपकी कॉन्शियसनेस नजर आनी चाहिए। कॉन्शियसनेस मतलब आपकी हर पॉलिसी में ये नजर आना चाहिए कि जिसने ये प्लान बनाया है, स्ट्रेटेजी बनाई है, वो सबसे पहले एक इंसान है, वो इंसानियत की इज्जत दे रहा है, वो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किसको कर रहा है? ह्यूमन रिलेशन को, ह्यूमन वैल्यूज को सबसे ज्यादा अहमियत दे रहा है। आप ह्यूमन वैल्यूज को सबसे ज्यादा अहमियत दो आपकी हर पॉलिसी में। ये टॉप डाउन अप्रोच होती है कंपनियों में। आप एक बात सोचिए, टाटा ग्रुप के बारे में अपन बात करते हैं, 100 साल से ऊपर ये पुराना परिवार हो गया। कोई कंपनी फेल नहीं होती, कोई कंपनी बंद नहीं होती, कोई कंपनी घपले में खबरों में नहीं आती। इतनी कंपनियां हैं टाटा ग्रुप के अंदर, 100 साल से ऊपर चल रहा है। क्यों? क्योंकि टाटा ग्रुप के फाउंडर से लेकर के बाद के लोगों ने, सब ने वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने अपनी एचआर पॉलिसी साफ स्पष्ट लिख दी, मार्केटिंग पॉलिसी साफ और स्पष्ट लिख दी, प्रमोशन पॉलिसी साफ और स्पष्ट लिख दी, फाइनेंस पॉलिसी साफ और स्पष्ट लिख दी, और लिखी नहीं, उसको जिया। आपने पॉलिसी बढ़िया बना दी, उसको अपने जीवन में लागू नहीं किया तो वो पॉलिसी कहां से काम आएगी? पॉलिसी तो वही होती है ना जो आपके बिहेवियर में एक्ट होती है। कंपनी में क्या होता है, कंपनीज के अंदर स्टोरीज चलती है, कहानियां। वो कहानियां कौन सी होती है? कंपनी के सीईओ की कहानी, लोग सुनाते हैं एक दूसरे को। जब कोई नया कर्मचारी टाटा ग्रुप में ज्वाइन करता है तो वो पुराने कर्मचारी उसको टाटा ग्रुप की कहानियां सुनाते हैं कि यार यहाँ के सीईओ ने ये काम किया, इस तरह किया। वो कहानियां ऐसी होती है जिसको सुन करके कर्मचारी के मन में आत्मसम्मान की भावना आती है कि मैं एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ में काम कर रहा हूँ, मैं एक बहुत रेस्पेक्टेड ग्रुप के साथ में काम कर रहा हूँ। ये सेंस ऑफ प्राइड, ये एचआर का सबसे बड़ा पार्ट है। आपने सुना होगा रतन टाटा को भारत के एक नेता ने फोन किया, भाई आपने कोई टेंडर निकाला है, आपके ये जो बंबई में होटल है इसको आतंकवादियों ने तबाह कर दिया था, उस होटल के रिनोवेशन के लिए आपने टेंडर निकाला है, कई कंपनियों ने उसके लिए आवेदन किया है, एक ये पाकिस्तान की कंपनी है, इनको थोड़ा एक बार मौका तो दीजिए, इंटरव्यू तो ले लीजिए इनका। तो रतन टाटा ने उनको तुरंत क्या जवाब दिया कि तुम ये डिसीजन ले सकते हो, मैं ये डिसीजन कभी नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि मेरे लिए मेरा देश पहले है। जो मेरे देश का दुश्मन है, उस दुश्मन देश के व्यक्ति को मैं टेंडर के लिए कैसे बुलाऊं? आपने ये बात सोच कैसे? इतनी बड़ी बात कही उसने। उसके लिए प्रॉफिट मायना नहीं रखता, वैल्यूज मायना रखती है। तो टाटा ग्रुप ने वैल्यूज की एक मिसाल रखी। प्रॉफिट दूसरी कंपनियां भी कमाती है, टाटा ग्रुप भी कमाती है। जब प्रॉफिट होता है, टाटा ग्रुप कभी जमशेदपुर के डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं, कभी टिस जैसी संस्थाएं शुरू कर देते हैं,
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के लिए पैसा डोनेट कर देते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस या टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस प्रकार की इंस्टीट्यूशंस में पैसा लगा देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप ऑर्गेनाइजेशंस जब आप चलाते हैं, आपको ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा आपकी कलेक्टिव सोच, ऑर्गेनाइजेशन की कलेक्टिव सोच जमाने के सामने रखनी है, वो आपकी ब्रांड बनाती है। आपने विज्ञापन दिए, ब्रांड नहीं बनती। विज्ञापन से ब्रांड थोड़ी बनती है। विज्ञापन तो इंफॉर्मेशन है। आपने कोई स्कीम लॉन्च की, नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसके अंदर कोई विशेष स्कीम है, इंसेंटिव प्लान है, कुछ है, आपने लोगों को एनकरेज किया, आप ये प्रोडक्ट ले लो ले लो ले लो। वो 4 दिन की बात है, कोई स्कीम है, बेनिफिट मिल रहा है, कस्टमर्स को अच्छा लग रहा है, ले लिया, नहीं लिया, लेकिन वो बात पुरानी आई गई हो जाएगी। ब्रांड तो टाटा जिसे बनाते हैं, ब्रांड तो वो होती है जो लोगों की सांसों में बसती है, जिसको लोग इज्जत देते हैं, जिसको लोग अपनी ब्रांड मानते हैं कि ये मेरे देश की ब्रांड है, ये मेरी ब्रांड है। आज किसी भारतीय से पूछो कि भाई इंडियन ब्रांड कौन सी है, सबसे पहला शब्द उनकी जबान पे आता है वो है टाटा। सबसे पहला वर्ड जो उनके दिमाग पे आता है, उनकी जबान पे आता है, ब्रांड कौन सी, सबसे पहली इंडियन ब्रांड बताओ, एक ही उत्तर आएगा, टाटा। ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब आपको अपनी कंपनी को सोसाइटी के कंटेक्स्ट के अंदर रख के देखना है, सोसाइटी के पार्ट के रूप में देखना है। आपको मन में ये रखना है, मेरी कंपनी से समाज को बेनिफिट मिलना चाहिए, मेरी कंपनी से सोसाइटी को बेनिफिट मिलना ही चाहिए। मैं कोई ऐसा काम करूंगा जिससे समाज को बेनिफिट मिलेगा, मैं कोई ऐसा काम करूंगा, ऐसा प्रोडक्ट लाऊंगा जिससे देश का बेनिफिट होगा, समाज का बेनिफिट होगा। और ये मन में फीलिंग है, कई बार आप सक्सेस होंगे, कई बार फेल हो जाएंगे, तो भी आपके मन में ये बात रहेगी, तो आपकी कंपनी की ब्रांड बनेगी। ब्रांड मतलब पहचान, पहचान मतलब लोगों के दिल में आपकी कंपनी के लिए, आपकी कंपनी के लोगों के लिए, आपकी कंपनी के ब्रांड के लिए, आपकी कंपनी की पहचान के लिए सलाम होगा। लोग दिल से सलाम करेंगे आपकी कंपनी, उसमें आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है। पहली बेनिफिट, आपको खुशी मिलेगी। आखिर आप इतनी तामझाम मेहनत क्यों करते हो खुशियों के लिए, और खुशियां कब मिलती हैं? खुशियां लोगों से लेने में नहीं, खुशियां लोगों को देने में मिलती है। जब आपके कारण कोई दूसरा व्यक्ति खूब तरक्की करता है, आपके कारण कोई दूसरा व्यक्ति बहुत खुशी भरी जिंदगी जीता है, आपके कारण कोई दूसरा व्यक्ति अपने आप को जन्नत में पाता है, आपको वो दुआ देता है, आपके लिए वो दुआ करता है, आपको सलाम करता है, तो आपको क्या मिलता है? खुशी। हम खुशियों के लिए तो काम करते हैं। अरे जीडीपी से बड़ी चीज है खुशियों की जीडीपी। जब हर चेहरे पे मुस्कान हो, हर आंखों के अंदर खुशियां हो, हर व्यक्ति के लिए उम्मीद हो, तो उसमें आपका भी योगदान होगा, और उसी योगदान को आप खुशियों का नाम दे सकते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। आप सोचिए किस प्रकार से भारत में एक से एक बेहतरीन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के एग्जाम्पल्स हैं। मैंने आपको टाटा ग्रुप का एग्जाम्पल दिया, बिरला का देना भूल गया मैं, जमशेदपुर, टाटा का जमशेदपुर का नगर का एग्जाम्पल दिया, बजाज ग्रुप का एग्जाम्पल देना भूल गया। बजाज ग्रुप ने आज़ादी से भी पहले इतने बड़े बड़े योगदान दिए। जमनालाल बजाज गांधी जी को क्या कहते थे कि आप भारत के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए काम कर रहे हो, आपको कभी रुपयों की जरूरत पड़े तो भूलिएगा मत, हमारी गुल्लक में जो रुपए पड़े हैं वो सब देश के काम आएंगे, हमारी गुल्लक में जितने रुपए हैं आप मंगवा लीजिए, वो सब देश के काम आएंगे। और इसके कारण बजाज का नाम, ब्रांड, यही तो बजाज की ब्रांड बनी। बिरला ग्रुप, भारत के अंदर जहां पर भी बिरला ग्रुप ने फैक्ट्रियां खोली, पहले फैक्ट्री नहीं बनाते थे, पहले वहां मंदिर बनाते थे, सबसे पहले मंदिर, और अपने कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था करते थे ताकि कर्मचारी आराम से रहें।
कर्मचारियों के रहने के मकान बनाते थे, फिर फैक्ट्री बनाते थे। ऐसा इसलिए ताकि जब कर्मचारी वहां काम करने के लिए आए, मंदिर से भगवान का आशीर्वाद लें, मंगल कामना के साथ काम शुरू करें। मंदिर किस लिए? मंदिर इसलिए ताकि अच्छे विचार आए। अच्छे विचार, क्या विचार? भाई यही विचार आए कि हे ईश्वर, मैं इस दुनिया के कल्याण के काम आऊं, मैं इस दुनिया के कल्याण के लिए कुछ काम करूं, मैं इस दुनिया की भलाई के लिए काम करूं, आपका आशीर्वाद मुझे मिले ताकि मैं इस दुनिया के कल्याण में योगदान दे पाऊं। तो अच्छी भावना हो। कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था इसलिए ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। फैक्ट्रियां दूर दराज होती है, शहर से दूर दराज होती है, अगर वहां पे रहने की व्यवस्था प्रॉपर नहीं हुई तो कर्मचारी रहेगा कैसे? तो पहले कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था, ताकि कर्मचारी आराम से रहे, फिर फैक्ट्री बनाना, फिर फैक्ट्री चालू करना, और उसके बाद फैक्ट्री आगे से आगे प्रॉफिट होती रहेगी, देती रहेगी, और फैक्ट्री चलती रहेगी। फिर जो प्रॉफिट आया उससे फिर दूसरी फैक्ट्री, फिर वही तरीका, पहले मंदिर, फिर लोगों के मकान, और फिर फैक्ट्री। और इस प्रकार आप देखिए, ये एक फिलॉसफी है, ये एक फिलॉसफी है, बड़ी शानदार फिलॉसफी। और आप इस फिलॉसफी को जितने भी भारत के ये इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं, इन सब में आप देख सकते हो। टाटा, बिरला, सिंघानिया, डालमिया, जितने भी ये तमाम इंडस्ट्रीज ग्रुप हैं, छोटे बड़े, ये बड़े नाम हैं, दुनिया भर के छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, सब इसी तरह काम कर रहे हैं। ये भारत की बेसिक फिलॉसफी है, भारत की मिट्टी की फिलॉसफी। कंपनियों ने मुनाफा अच्छा कमाया तो सबसे पहले वो क्या करते हैं? एक हिस्सा निकाल लेते हैं। मान लीजिए मुनाफा हुआ 100 करोड़ रुपए का, अब उस 100 करोड़ में से एक हिस्सा निकालेंगे, मान लीजिए 10 करोड़ या 20 करोड़, और फिर देखेंगे कि जिस गांव में वो कंपनी काम कर रही है, जिस गांव से वो सेठ लोग आए हैं, जिस गांव में उन सेठ लोगों का मकान है, वहां लोगों की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? तो पता लगा कि साहब बजाज साहब जिस गांव से आए हैं, या डालमिया जी जिस गांव से आए हैं, उस गांव में कोई स्कूल नहीं है, कोई धर्मशाला नहीं है, कोई पाठशाला नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो क्या किया? जैसे ही मौका मिला एक धर्मशाला खोल दी, एक पाठशाला खोल दी, एक हॉस्पिटल खोल दिया। ये तब होता था जब सीएसआर नाम की चीज नहीं थी। सीएसआर, अब सीएसआर वर्ड आया है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सरकार की तरफ से आदेश आया है कि आपका जो प्रॉफिट हो उसका 2% आपको सीएसआर में लगाना है। ये सरकार का आदेश तो अब आया है। मैं तो ये बातें आपको तब की बता रहा हूं, सैकड़ों सालों से ये व्यवस्थाएं चली आ रही है, ये तो भारत की परंपराएं हैं। ये तो अब उल्टा काम हो गया सीएसआर आने के बाद। अब तो सीएसआर के कारण दुनिया भर के दूसरे काम होने लगे। लेकिन पहले तो शुद्ध चैरिटी थी, शुद्ध चैरिटी, रियल बेनिफिट, रियल सोशल डेवलपमेंट। कोई सीएसआर वर्ड नहीं, कोई इस प्रकार के उल्टे पुल्टे शब्द नहीं। बजाज ग्रुप को बेनिफिट हुआ, तुरंत आपको अगले 2 सालों के अंदर बजाज ग्रुप के जो परम पेरेंटल गांव हैं, वहां पे आपको कोई न कोई धर्मशाला खड़ी नजर आ जाएगी, कोई स्कूल नजर आ जाएगा, कोई हॉस्पिटल बनकर के तैयार हुआ हुआ समझ नजर आ जाएगा, कोई कुआं नजर आ जाएगा। बजाज की जहां पर फैक्ट्री है, वहां के आसपास के गांव के अंदर डेवलपमेंटल वर्क होता हुआ नजर आ जाएगा। यही भारत के छोटे छोटे उद्यमियों की नीति हुआ करती थी। वो छोटे उद्यमी थे तो छोटा इन्वेस्टमेंट करते, छोटा पैसा लगाते, प्रॉफिट थोड़ा होता, जितना प्रॉफिट होता उससे जितना हो पाता अपने गांव, अपने शहर, अपने आसपास के लोगों की डेवलपमेंट पे खर्च करते थे। ये विज्ञापन नहीं था, ये रियल डेवलपमेंट था। और इस रियल डेवलपमेंट में उनके मन की इंटेंशन साफ थी, मुझे यहाँ का डेवलपमेंट करना है, जितना बन पाए मैं समाज का डेवलपमेंट करना चाहता हूँ। आप गौर करिए इंटेंशन। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का शुरुआत और एंड दोनों इंटेंशन पे ही है। आपकी इंटेंशन क्या है? सोसाइटी का डेवलपमेंट। आप उस इंटेंशन के साथ में काम कर रहे हो, डेफिनेटली आपको उसका रिवार्ड वापस मिलेगा। सोसाइटी विल गिव यू बैक, और आपकी ब्रांडिंग होगी, आपका डेवलपमेंट होगा ही होगा, आपका डेफिनेटली आपकी कंपनी खूब तरक्की करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं।
स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हम ये कहते हैं, आपको अपने आप को अलग करना है, डिफरेंशिएट करना है, आपको अपनी कस्टमर्स के बीच अलग पहचान बनानी है, आपको कस्टमर्स के साथ में आपको अपने कस्टमर्स को इन्वॉल्व करना है, आपकी कंपनी के साथ में उनका जुड़ाव करना है, आत्मीय जुड़ाव करना है। आपको एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, सारी सिचुएशन को देखते हुए निर्णय लेने हैं। आगे आपके अल्टीमेट एंड कस्टमर है, उसको इन्वॉल्व करना है। पीछे आपका जो लास्ट सप्लायर है, उसको भी आपकी कंपनी के साथ जोड़ना है। दाएँ-बाएँ जो दूसरे आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो आपको किसी न किसी रूप में हेल्प कर रहे हैं, आपके सप्लाई चेन में हेल्प कर रहे हैं, इनडायरेक्टली किसी रूप में हेल्प कर रहे हैं, पार्टनर्स हैं, उनको भी जोड़ना है, राइट? और कंपटीटर्स को भी ध्यान में रखना है कि वो क्या कर रहे हैं, सोसाइटी को भी ध्यान में रखना है। इनको ध्यान में रख करके आपको निर्णय लेने हैं। ये निर्णय कब लेंगे आप? ये निर्णय कैसे लेंगे आप? ये निर्णय लेकर के किस तरह से इनको इम्प्लीमेंट करेंगे? आंसर एक ही है। वो आंसर ये है, आपके मन में सबसे पहले इन इस पूरे तंत्र के प्रति रिस्पेक्ट, इस पूरे तंत्र के प्रति आदर और एकदम क्लियर पिक्चर, एकदम क्लियर, मुझे प्रॉफिट इसलिए मिलेगा क्योंकि मैं सबका भला करूं। प्रॉफिट विल कम टू मी बिकॉज आई एम गोइंग टू हेल्प ऑल ऑफ देम। मैं सबकी भलाई करूंगा, मैं सबको उनकी उम्मीद से ज्यादा दूंगा, मैं कस्टमर्स को उनकी उम्मीद से ज्यादा दूंगा, मैं अपने एम्प्लॉइज को उनकी उम्मीद से ज्यादा दूंगा, मैं अपने सप्लायर्स को उनकी उम्मीद से ज्यादा दूंगा। डेफिनेटली मुझे प्रॉफिट मिलेगा, और सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा, मुझे इनका लॉन्ग टर्म रिलेशन मिलेगा। आप कल्पना करिए, दुनिया के पूरी दुनिया में ढूंढने के लिए चले जाइए, सबसे बढ़िया एचआर कहाँ है? कोई कहेगा साहब वहाँ है, कोई कहेगा नॉर्वे के अंदर है, कोई कहेगा अमेरिका के अंदर है। आप ताज्जुब ये करेंगे कि वहाँ पे लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलेगा, लेकिन भारत में तो हजारों सालों से लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉयमेंट था। भारत की जो फर्म्स होती थी, बड़ी बड़ी फर्म्स होती थी, जिनके सैकड़ों, भारत में ऑफिस को बोलते थे गद्दी, गद्दी मतलब आपकी फर्म, और उनके सैकड़ों ब्रांचेस होते थे। कलकत्ता का नगर सेठ होता था, उसकी ब्रांच सिलीगुड़ी में भी होती थी, गुवाहाटी में भी होती थी, उसकी ब्रांचेस अलग अलग शहरों में फैली हुई होती थी, राइट? मेरे ननिहाल के बिजनेस की बात बताऊं तो जब मैं बहुत छोटा था तो मैंने सुना था कि मेरे ननिहाल की 90 गद्दियां थी अलग अलग शहरों के अंदर, 90। तो जब आपके इतने बड़े बड़े बिजनेसेस होते थे, ऑल ओवर इंडिया फैले हुए बिजनेसेस होते थे, तो उनके अंदर एचआर प्रैक्टिसेस कैसी होती थी? ये भारत की परंपरा की बात है। हमें फक्र होना चाहिए कि भारत में पहले इतने बढ़िया मैनेजमेंट सिस्टम था, इतना बढ़िया मैनेजमेंट सिस्टम था, जिसके बारे में आज पूरी दुनिया को नहीं पता। हमने उनके बारे में कभी जिक्र नहीं किया, उनकी अच्छाइयों के बारे में कभी बताया ही नहीं, उनकी अच्छाइयों के बारे में, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में कभी कुछ बताया नहीं। एक लॉबी थी, एक फिल्म इंडस्ट्री की एक लॉबी थी, एक राइटर्स की लॉबी थी, उसने हमेशा उनके बारे में गलत फहमियाँ ज़्यादा फैलाई, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन उनके बारे में ज़्यादा फैलाई, उनको सूदखोर बताया, जबकि ऐसी बात नहीं है। वो लोग 100% एक्यूरेट होते थे, अपने प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ में काम करते थे, हर चीज़ का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखते थे। इतना बेहतरीन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग था, इतना बेहतरीन सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग था। हमें प्राउड होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए कि इतनी ज़बरदस्त व्यवस्थाएं थी हमारे देश में। और एचआर पॉलिसीज, हर गद्दी में एक मुनीम होता था, मुनीम मतलब उस गद्दी का मैनेजर, और उस मुनीम का लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉयमेंट होता था। जब तक वो काम करेगा, उसी फर्म के साथ काम करेगा, वो फर्म उसको कभी भी छोड़ती नहीं थी, लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉयमेंट देती थी, उसको बहुत रेस्पेक्ट देते थे, घर के मेंबर की तरह उसको साथ में ट्रीट करते थे, बड़े रेस्पेक्ट के साथ में और बड़े अपनेपन के साथ में। और ये उस वक्त का एचआर सिस्टम था।
आज तक मुझे नहीं पता प्राइवेट सेक्टर में कोई ऐसी कंपनी आई हो जिसने लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉयमेंट का ऐसा सिस्टम शुरू किया हो जैसा मुनीम को मिलता। डिसीजन मेकिंग का इतना पावर जितना मुनीम को था, उतना पावर आज तक किसी कंपनी में नहीं दिया गया। मुनीम्स को पूरी ट्रेनिंग देते थे, किस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है, किस तरह से ट्रेडिंग करनी है, किस तरह से स्टॉक की काउंटिंग करनी है, किस तरह से अकाउंटिंग करना है। और अकाउंटिंग वगैरह की ट्रेनिंग के लिए हर शहर में, हर गांव के अंदर ट्रेनिंग सेंटर्स हुआ करते थे। आज से 150 साल पहले, 100 साल पहले मैं जिस शहर में हूँ उसमें स्कूलें नहीं थी, लेकिन ट्रेनर्स थे, ट्रेनिंग सिस्टम थे। उस टाइम भी मेरे शहर के अंदर, उस टाइम भी इतने बेहतरीन ट्रेनर्स थे जो पूरी ट्रेनिंग देते थे स्किल डेवलपमेंट की। मेरे शहर के अंदर मैं जब बहुत छोटा था तब मैंने सुनी थी कहानी कि हमारे शहर में रंगा जी एक मार्जा हुआ करते थे, जो अकाउंटिंग यानी लेखा पद्धति, जो भारतीय लेखा पद्धति है, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम है और इंडियन मैथमेटिक्स है, उसकी ट्रेनिंग दिया करते थे। और लोग बाकायदा उनसे ट्रेनिंग लेते थे। तब स्कूलें नहीं थी, लेकिन उनसे बाकायदा सिस्टमेटिक ट्रेनिंग लेने के बाद वो पूरे भारत में अलग अलग जगह पर काम करने के लिए गद्दियों में जाया करते थे और वहां जाकर के काम करते थे। गद्दियों में उनको बाकायदा उनकी डिमांड होती थी, प्रोफेशनल अकाउंटेंट की तरह वो काम करते थे, फाइनेंस मैनेजर की तरह काम करते थे। तो जब आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करते हैं, आपको अपनी कंपनी की एचआर पॉलिसी, फाइनेंस पॉलिसी, मार्केटिंग पॉलिसी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन डॉक्यूमेंट, ये सब रेडी होना चाहिए। मार्केटिंग की बात करते हैं। आज के मार्केटिंग क्या है? आज का तो सारा मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग हो गया है। मार्केटिंग मतलब आप कस्टमर्स से कांटेक्ट कैसे कर रहे हैं, कस्टमर से कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, कस्टमर्स की बात कैसे समझ रहे हैं, कस्टमर्स को अपनी बात कैसे समझा रहे हैं, आप कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट की अच्छाई के बारे में कैसे बता रहे हैं, आप कस्टमर्स से कैसे जुड़ रहे हैं, आप कस्टमर्स का फीडबैक कैसे ले रहे हैं, कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन को पता लगाने के लिए क्या स्टेप उठा रहे हैं, कस्टमर्स के साथ जुड़ाव के लिए आप क्या काम कर रहे हैं, कस्टमर के इन्वॉल्वमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं। ये सारा काम मार्केटिंग। मार्केटिंग में आप प्रोडक्ट का डिज़ाइन, प्रोडक्ट पैकेजिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्रमोशन, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग, ये सारी चीज़ों की आप रणनीति बनाते हैं। मार्केटिंग में आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं, किस तरह से कस्टमर्स के साथ बात करनी है, किस तरह से कस्टमर को टैकल करना है, किस तरह से कस्टमर्स की समस्याओं को हैंडल करना है। ये सारी ट्रेनिंग मार्केटिंग का पार्ट होती है। मार्केटिंग के अंदर आप कस्टमर्स के लिए कन्वीनियंस क्रिएट करते हैं, कस्टमर्स को अपने घर पे प्रोडक्ट मिल सके, मोस्ट कन्वीनियंटली अपना प्रोडक्ट मिल सके जो कस्टमर चाहता है, उसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे। कस्टमर्स की कन्वीनियंस के लिए सब कुछ, ये मार्केटिंग का बेसिक सूत्र होता है। आजकल की मार्केटिंग के अंदर सबसे मार्केटिंग का सारा बेस है डिजिटल मार्केटिंग, इंटरनेट बेस्ड मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी बेस्ड मार्केटिंग। यानी कस्टमर क्या सोच रहा है, इधर कस्टमर ने कुछ सोचा, एक बार कस्टमर ने गूगल पे कुछ टाइप कर दिया, तुरंत कंपनियां उसके साथ जुड़ जाती है। एक बार आपने गूगल पे सर्च कर दिया, यार मेरे को कार खरीदनी है, देखते हैं कार के दाम क्या आ रहे हैं, चलो इस कंपनी का कार लेते हैं, इस कंपनी का नाम गूगल पे डाला, सर्च किया और अब कंपनी को पता लग गया, अरे इसको ये कार की जरूरत है। अब क्या होगा, आप फेसबुक खोलेंगे, कार का विज्ञापन आ जाएगा, आप जो वेबसाइट खोलेंगे उधर साइड में कार का विज्ञापन नजर आएगा। कार लेनी हो, ईएमआई स्कीम, आपको कुछ करना ही नहीं है, बस एक बार साइन करना है, हर महीने आप थोड़ा थोड़ा पेमेंट करते रहो, कार आपकी हो गई। बहुत सिंपल, आपको कोई बड़ा पेमेंट करना ही नहीं है, कार चलाओ, चाबी लो, कार ड्राइव करो, हर महीने आपके अकाउंट से रुपए डेबिट हो जाएंगे, इतने इतने रुपए कार चलाते रहो। ये आज की मार्केटिंग। और इस मार्केटिंग का बेस क्या है? बेस है कस्टमर इज द किंग। बेस है कस्टमर को कैसे अधिक से अधिक कन्वीनियंस दें, कस्टमर को के लिए प्रोडक्ट खरीदना कन्वीनियंट कैसे बनाएं। बेस ये है कि कस्टमर के लिए किस प्रकार से ज्यादा सुविधाएं क्रिएट करें। ये आज की मार्केटिंग। कल भी यही थी मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी नहीं थी, इंटरनेट नहीं, बस बाकी वही थी। अगर आप भारत की मार्केटिंग के बारे में बात करें, जिसके बारे में पूरी दुनिया को पता नहीं है, भारत के अंदर तो वर्षों से मार्केटिंग की अद्भुत व्यवस्थाएं रही, बहुत शानदार, उसका कहीं दुनिया में मिसाल ही नहीं मिलेगा। वह रिलेशनशिप मार्केटिंग।
अद्भुत मार्केटिंग। वो रिलेशनशिप मार्केटिंग नहीं जो आजकल रिलेशनशिप में, आज की रिलेशनशिप वाली मार्केटिंग। आज की रिलेशनशिप मार्केटिंग में क्या होता है, आप जिस बैंक में काम करते हैं उस बैंक में आप एक रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर देते हैं, उसको गिन करके 20 या 50 कस्टमर्स देते हैं, जिनको वो पीरियडिकली फोन करके पूछता रहता है, भाई कोई परेशानी हो तो बता दो, ये मेरे नंबर हैं, कोई काम हो तो मेरे को फोन कर दो। ये रिलेशनशिप मार्केटिंग है। आज मैं इस रिलेशनशिप मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं उस रिलेशनशिप मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ जो आज से सैकड़ों साल पहले भारत के लोग प्रैक्टिस करते थे। भारत की मार्केटिंग जबरदस्त थी, भारत के उद्यमियों की मार्केटिंग जबरदस्त थी। कई कारण ऐसे रहे। पहली बात, भारत के लोगों के अंदर लगातार मैसेज जाते जाने से, ब्रिटिश लोगों की एजुकेशन सिस्टम वगैरह के जो इंटरव्यू उन्होंने काम किए उसके कारण से लोगों में एक तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ गया कि हम वो नहीं हैं जो हम हैं, ये लोगों के दिमाग में बात बैठ गई। दूसरा, लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई कि भारत के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है, भारत की परंपराओं में कुछ भी अच्छा नहीं है, भारत की व्यवस्थाओं में कुछ भी अच्छा नहीं है, भारत की अद्भुत टेक्नोलॉजी है उसमें कुछ भी अच्छा नहीं। हालांकि ये सब अच्छे थे, लेकिन दिमाग में बात बैठा दी गई कि कुछ भी अच्छा नहीं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत की टेक्नोलॉजी वाकई बहुत शानदार थी, आज से 200 साल पुरानी टेक्नोलॉजी बड़ी शानदार थी, तो आपके दिमाग में बात ये आएगा, क्या बात कर रहे हो, पागल हो गया, टेक्नोलॉजी तो वो है जो अमेरिका में है, टेक्नोलॉजी तो वो है जो यूरोप में है। पर असल में टेक्नोलॉजी तो वो थी जो भारत में थी, जो 5000 साल पहले थी, जो 1000 साल पहले थी, जो 200 साल पहले थी, जो अब लुप्त हो रही है, पूरी तरह लुप्त हो गई। जैसे मान लीजिए, आज आप पानी पीते हैं, किसका पानी पीते हैं? 99% पानी आप पीते हैं फ्रिज का। पानी क्या है? पानी अमृत है, आपके शरीर के लिए वरदान है। क्या फ्रिज का पानी आपके लिए वरदान है? बिल्कुल नहीं। फ्रिज का पानी आपके लिए अमृत नहीं है, जहर है। क्यों? वो आपकी, सबसे पहले तो आपके पेट की आंतड़ियों को खराब करेगा, आपके स्वास्थ्य को खराब करेगा, आपके पेट को, आंतड़ियों को, स्वास्थ्य को खराब कर देगा। फिर वो पानी अमृत कैसे होगा? ये आज की टेक्नोलॉजी है। अब आप चलिए 200 साल पहले, 100 साल पहले भारत की क्या टेक्नोलॉजी थी कि भारत में यहाँ कुम्हार हुआ करते थे, अद्भुत मटकी बनाते थे। ये भारत की टेक्नोलॉजी। वो इतनी शानदार मटकी होती थी कि गर्मियों में एकदम ठंडा पानी अमृत की तरह, और सर्दियों में नॉर्मल पानी दे देती थी, ठीक ठाक पानी। तो गर्मियों के अंदर कितनी भी गर्मी हो, मटकी में आपको बहुत ठंडा, जैसा आप पी सको, आपके स्वास्थ्य के अनुकूल वो पानी मिलता, उतना ठंडा होता था जो आपको स्वास्थ्य के लिए अनुकूल। आप मटकी का पानी पियो, आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, वो आपके लिए वाकई अमृत है। तो मुझे बताइए, टेक्नोलॉजी कौन सी बढ़िया थी, अमेरिका की या भारत की? आप खुद समझ जाएंगे कौन सी टेक्नोलॉजी बेहतरीन। फ्रिज खरीदेंगे, कम से कम आपके 50,000 रुपए खर्च होंगे। कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? मुट्ठी भर। आप मटकी खरीदेंगे, कितना रुपए खर्च होंगे? 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए। अगर देश में 130 करोड़ लोग रहते हैं, हर व्यक्ति एक एक मटकी खरीदेगा, तो कुम्हारों को रोजगार मिलता रहेगा, नहीं तो उनका रोजगार भी खत्म। आप बोर हुए, इस साल मटकी यूज की, अगले साल उस मटकी के अंदर अपने पौधे उगाओ, नई मटकी खरीद लो। कितना रुपए लगने हैं? 200 रुपए तो लगने हैं। ये भारत की टेक्नोलॉजी। इसी प्रकार कहने का मतलब ये कि टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग बेहतरीन थे, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है मन, सबसे बड़ी बात होती है सोच। हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारे माहौल, इन सब चीज़ों से हम लोगों ने भारतवासियों के दिमाग के अंदर, हमारी एजुकेशन वगैरह से दिमाग में बात बिठा दी कि हम भारतीय लोग आपस में बटे हुए हैं, आपस में कटे हुए हैं। ये बातें किसने बताई? ब्रिटिश लोगों ने भारतीयों को बताई कि ये देखो, भारत में एक दूसरे का एक्सप्लॉइटेशन होता है, एक दूसरे को निचोड़ा जाता है, एक दूसरे को वर्ग विभेद है, लोग एक दूसरे का गला काट रहे हैं, ऐसी बातें थी नहीं। पर ये सारे इतिहास में इसलिए डाले क्योंकि उनका तो काम था फूट डालो और राज करो। हमने उनकी बातों को विश्वास कर लिया। उनके ये काम था भारत के ऊपर शासन करना, इसलिए भारतीय लोगों को बताया तुम लोग पिछड़े हो, तुम लोगों को कुछ भी ज्ञान नहीं है, तुम्हारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तुम्हारे पास कोई समझ नहीं है, तुम्हारे पास कोई साहित्य नहीं है। साहित्य तो वो है जो इंग्लैंड में रचा गया है। तुम्हारे देश में कोई चीज़ नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, सारी परंपराएं पुरानी बकवास परंपराएं हैं, सारी गलत नीतियां हैं। ठीक है, कुछ गलतियां भी होती है, हर जगह होती है,
पर इस प्रोसेस में सब चीज़ें हम लोगों ने छोड़ दी। लेकिन हमारे देश की मार्केटिंग वाक़ई बड़ी शानदार हुआ करती थी, आज से सैकड़ों साल पहले। वो मार्केटिंग जो पूरी दुनिया में नहीं है, आज भी नहीं। मार्केटिंग ऐसी जिसमें कस्टमर्स के साथ में एकात्मकता होती थी, एकात्मकता। जैसे भारत की जो ट्रेडिशनल व्यवस्थाएँ थी, वो थी कि हर व्यक्ति एक पर्टिकुलर पेशे में आउटस्टैंडिंग होता था, टेक्नोलॉजिकली हर तरह से दी बेस्ट। अब जैसे एक व्यक्ति सोनार है, तो वो आउटस्टैंडिंग मेटलर्जी इंजीनियर होता था, अपने फील्ड का आउटस्टैंडिंग व्यक्ति। और वो कुछ परिवारों के साथ में इतना वेल कनेक्टेड होता था कि उनकी एक-एक ज़रूरत उसको पता होती थी, उसी हिसाब से वो ज्वेलरी बनाता था। उनकी ज़रूरत के हिसाब से परफेक्ट ज्वेलरी बनाया करता था। ये सारी व्यवस्थाएँ अब खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे देश का पूरा बिज़नेस सिस्टम जो था, ट्रेडिशनल बिज़नेस सिस्टम, वो पूरा खत्म हो गया। इस मॉडर्निटी की आंधी के अंदर पूरी बिज़नेस सिस्टम, हमारे देश में हर व्यक्ति एंटरप्रेन्योर था, अब हर व्यक्ति बेरोज़गार हो गया। हमारे देश में पहले हर व्यक्ति स्किल्ड व्यक्ति था, अब हर व्यक्ति बिना स्किल का हो गया। हमारे देश में पहले हर व्यक्ति टेक्नोलॉजिकली आउटस्टैंडिंग था, अब उसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं बची। पहले जो सोनार था वो आउटस्टैंडिंग मेटलर्जी इंजीनियर था। चाहिए तो ये था कि हमारे देश में ऐसी पॉलिसीज़ बनती कि जो भी सोनार है उसको मेटलर्जी इंजीनियरिंग की डिग्री दे दी जाती, उसको कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करते, R&D की फैसिलिटी प्रोवाइड करते, उसको रिसर्च डेवलपमेंट करने के लिए कोई फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए था तो वो फाइनेंशियल सपोर्ट दिलाते ताकि वो अपने फील्ड में और आउटस्टैंडिंग काम करता, खूब तरक्की करता। लेकिन ये सब नहीं किया। क्या किया गया? उसके माथे पर तिलक लगा दिया गया कि वो अदर बैकवर्ड क्लासेस से आता है, बैकवर्ड आदमी है। उसके साथ में लाखों वर्षों से, हज़ारों वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से उसके साथ में ज़्यादतियाँ हुई है और इसलिए अब उसको अपना काम छोड़ देना चाहिए, ये बैकवर्ड कास्ट का काम है, उसको सरकारी नौकरी करनी चाहिए और इसलिए उसको सरकारी नौकरी में रिज़र्वेशन मिल रहा है, वहाँ जाए, वहाँ पे नौकरी करे। नतीजा क्या निकला? ना उसको सरकारी नौकरी मिली, ना अपनी परंपरागत स्किल मिली, ना उसकी टेक्नोलॉजी रह पाई, ना उसका हुनर रह पाया और अब वही भारत सरकार जोर-जोर से कह रही है कि हमें लोगों को स्किल सिखानी है, आओ हम आपको स्किल सिखाएँ। अरे ये स्किल 2 महीने से सिखाई जा सकती है क्या? ये स्किल वर्षों की साधना से आती है। आप देखिए, वो सोनी परिवारों ने वर्षों की साधना से एक स्किल सीखी थी। वर्षों की साधना से उस स्किल को आगे बढ़ाया। मेटलर्जी इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट बन गए वो लोग। अब उनको आगे जो इक्विपमेंट चाहिए, जो रिसर्च चाहिए, जो लैबोरेटरीज़ चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, वो तो कोई दिया नहीं भारत सरकार ने। उनके सर पे एक तिलक लगा दिया कि आप अदर बैकवर्ड कास्ट हो, बैकवर्ड लोग हो, आप बैकवर्ड मत रहो, आगे बढ़ो, प्रोग्रेसिव बढ़ो। ये प्रोग्रेसिव बनाने का तरीका मेरी समझ में तो कभी नहीं आया। खैर, आज हमारे देश के अंदर क्राइसिस की सिचुएशन आ गई। हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तो हमने पढ़ भी लिया। आज जितने भी लोग हैं भारत के टॉप प्लानर्स, सबको पता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। लेकिन आप उनसे पूछिए कि क्या कोई ऐसी योजना है जिसको आपने 20 साल तक लागू किया है? हर 5 साल में नई योजना आ जाती है, पिछली योजना गायब हो जाती है। पहली पंचवर्षीय योजना 5 साल की थी, 5 साल तक हमने एक टारगेट पे काम किया, फिर अगले 5 साल दूसरे टारगेट पे काम किया, फिर अगले 5 साल तीसरे टारगेट पे काम किया, फिर अगले 5 साल चौथे टारगेट पे काम किया। ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहाँ से हुआ? ये किस एंगल से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हुआ? 1990 तक 1990 तक आपकी ये स्ट्रेटेजी रही कि किसी को एंटरप्रेन्योर बनने ही नहीं देना, एंटरप्रेन्योरशिप को डिस्करेज करना। और जिन लोगों ने बड़ी-बड़ी कंपनियां खोल ली थी, उनसे वो कंपनियां छीन करके उनका निजीकरण कर उनका उनको उनका राष्ट्रीयकरण कर देना। आपने एयरलाइंस छीन ली, टाटा ग्रुप से एयरलाइंस छीन ली, आपने बैंकें छीन ली, आपने जिन एंटरप्रेन्योर्स के पास में जो कंपनियां थी वो सब छीन ली। और ये 1990 तक की नीति थी और 1990 के बाद इस नीति की एकदम उल्टी नीति अडॉप्ट कर ली आपने। क्या? पहले तक छीन रहे थे और अब वही वापस बेच रहे हैं। यानी 1990 से पहले हमने टाटा ग्रुप से उसकी एयरलाइंस छीनी और अब हम लाइन में लग गए हैं, टाटा ग्रुप आ जाओ तुम हमसे एयरलाइंस खरीद लो। ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। एक समय आपकी एक नीति, अब उसकी उल्टी नीति और अभी भी पता नहीं कि ये नीति कितने साल चलेगी। अगर आप वाकई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं
आपकी नीतियां आपके विजन डॉक्यूमेंट पे बेस्ड होनी चाहिए, आपके गोल्स पे, आपके ऑब्जेक्टिव्स पे बेस्ड होनी चाहिए, और वो बदलनी नहीं चाहिए। 2-2 साल में क्या बदलना आपकी रणनीति? नीतियां, स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, ये वो चीजें हैं जो गाइडलाइंस हैं, हमेशा रहती है, उनमें बदलाव संभव ही नहीं है, कभी नहीं बदलते। क्यों? बिल्कुल सोच विचार करके बनाते हैं ना। ये थोड़ी है कि आज ऐसे कल ऐसे, ऐसे थोड़ी होता है। बिरला ग्रुप की एकदम क्लियर पॉलिसी, जहां उनका ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करते हैं, जहां अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, वहां मंदिर बनाएंगे ही बनाएंगे, ये पॉलिसी है उनकी, बदलेंगे थोड़े ही वो। क्यों भाई? सीधी सी बात है, उनकी बेसिक बिलीफ है, आप मानो ना मानो, वो साफ कहते हैं कि सबसे पहले मंगल कामना। मंदिर में जाएंगे, मंगल कामना करेंगे कि हे ईश्वर, मुझे ये ताकत दे, मैं पूरी दुनिया के कल्याण के लिए काम करूं, मैं जो काम करूं आपके आशीर्वाद से करूं, आपके आशीर्वाद से मुझे, मेरे हाथ से कोई अच्छा काम हो, इस दुनिया का कल्याण हो, यही मेरी मंगल कामना है। इसीलिए तो मंदिर जाते हैं। तो आप भले ही कह दें कि साहब मंदिर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फालतू है, उनकी पॉलिसी बिल्कुल स्पष्ट है। ये होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये थोड़ी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कि आप 5 साल कम्युनिज्म को अडॉप्ट कर रहे हो, 5 साल सोशलिज्म को अडॉप्ट कर रहे हो, 5 साल किसी और इज्म को अडॉप्ट कर रहे हो, 5 साल किसी और इज्म को अडॉप्ट कर रहे हो, और जो विचारधारा भारत के लोगों की है उसको कभी भी अडॉप्ट नहीं किया आज तक। मैं भारत के लोगों में सबसे पहले नाम लेता हूं लोहिया जी का, विनोबा भावे का। अब विनोबा भावे की योजना को एक बार अभी भारत सरकार विनोबा भावे से एक बार योजना बनवाती, एक बार विनोबा भावे को योजना आयोग दे देती, तो मान लेते कि भारत की मिट्टी की आवाज आ गई, भारत की मिट्टी को पहचान मिल गई। मिट्टी को इसलिए क्योंकि विनोबा भावे, लोहिया जी, गांधी जी, ये लोग वो लोग थे जो भारत के आम लोगों से घुलते मिलते थे, भारत के आम लोगों के बीच में रहते थे, भारत के आम लोगों के साथ में संवाद करते थे। भाई योजना बनाने का काम उनका होना चाहिए जो आम लोगों से जुड़े हुए हो। राष्ट्र की नीतियां बना रहे हो, डेमोक्रेसी है, तो किसके लिए योजना बनाओगे? उनके लिए ना, जो लोग देश के रहने वाले लोग हैं। आप उन लोगों से मिलोगे ही नहीं, उन लोगों से बात ही नहीं करोगे, तो फिर आप योजनाएं कैसे बनाओगे उस देश की? ये बनाना संभव नहीं है। आप किसी भी देश की योजनाएं तब बना सकते हो जब उस देश की आत्मा को समझते हो। आत्मा यानी उस देश के लोग। सिंपल सी बात है। जब गांधी जी भारत आए तो उनके गुरु जी, राजनीतिक गुरु ने उनको क्या बोला कि आपको भारत समझना है, पहले आप गांव गांव जाओ, पैदल यात्राएं करो, रेल की टिकट लो तो जनरल टिकट की यात्रा करो, आम लोगों से मिलो, उनसे बातचीत करो, ताकि आप भारत की हृदय को समझ सको, भारत की धड़कनों को समझ सको। आज के नेता गांधी जी के कपड़े तो अडॉप्ट कर लेंगे, चोले और धोती तो पहन लेंगे, लेकिन गांधी जी की जो असली ट्रेनिंग थी वो उनकी कोई नहीं लेती। आम लोगों से जुड़ाव, आम लोगों की बात को समझना, आम लोगों के दर्द को समझना, वही तो सबसे बड़ी बात है। आप चाहे किसी कंपनी में काम करो, किसी सरकार में काम करो, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करो, आप अपना दर्द तो अपने आप समझ जाते हो, 1 सेकंड में समझ जाते हो। कोई हल्की सी सुई चुभाएगा, आप उस दर्द को समझ जाओगे। ये तो इंसान क्या, जानवर भी समझ जाता है। तो फिर में इंसान की खासियत क्या हो? इंसान की खासियत तो तभी है ना जब आप अपना दर्द तो समझ सकते हो, दूसरों का दर्द भी तुरंत समझ जाते हो। वो इंसान है, वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के पात्र है, वो एम्पैथी कहलाती है। यानी आप जब निर्णय ले रहे हो, उस निर्णय को लेने से पहले आपको क्लियर हो जाता है, ये निर्णय लूंगा, मेरे कर्मचारी पर ये प्रभाव पड़ेगा, पहले से पता है, ये दर्द होगा उसको, और उसके दर्द को इस तरह मैं कम करूंगा, उसके दर्द के लिए मेरे पास ये दवा है। तब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। जब आप में इतनी गहराई हो, समझ में इतनी गहराई हो, तब बात बनती है। जब आप कस्टमर्स के मन में क्या बीतेगा वो पहले से आकलन कर लेते हो, तब आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के पात्र। एक एग्जांपल देना चाहता हूं आपको। कोका कोला कंपनी ने एक बार अपने प्रोडक्ट को चेंज कर दिया, पूरी तरह से चेंज कर दिया। क्या हुआ? कस्टमर शॉक्ड,
अरे मेरा कोका कोला, उनके मन में ये फीलिंग थी, ओनरशिप। आप देखिए कस्टमर्स के मन में भी ओनरशिप फीलिंग हो जाती है कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरी ब्रांड है, ये प्रोडक्ट मुझे पसंद है, ये मेरा प्रोडक्ट, ये मेरी पसंद के अनुसार है, ये मेरी लाइकिंग का है, ये मेरी पर्सनैलिटी का है, ये मेरा प्रोडक्ट एकदम चेंज। कंपनी ने कहा नहीं पिछला वाला बेकार टेस्ट था, नया वाला टेस्ट बहुत शानदार है, लेबोरेटरी में डेवलप करके चेक करके बनाया है, बहुत आउटस्टैंडिंग है। कस्टमर्स ने कहा भाड़ में गया आपका नया प्रोडक्ट। आपका मतलब ये है कि हम लोगों को कस्टमर्स, हम लोगों को कोई नॉलेज नहीं है, हमको कोई प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, छोड़ो हम नहीं लेंगे। आपको ताजुब होगा, कोका कोला कंपनी की सारी सेल ठप हो। कंपनी को तुरंत फैसला लेना पड़ा, मजबूर होकर के पुरानी कोका कोला वापस लॉन्च करनी पड़ी, मजबूर होकर। भले ही नई कोका कोला बेहतर होगी क्या पता, लेकिन कस्टमर्स का नहीं, हमने जो लाइक किया था वो था। The sense of ownership of customer is the most important thing. कोका कोला बंद हो जाती अगर वो जिद कर लेती नहीं हम तो नया कोका कोला ही बेचेंगे, लेकिन उन्होंने भी समझ, उनको भी समझ आ गई कस्टमर इज द किंग। और कस्टमर, अगर कस्टमर्स के मन में ये बात है, फाइन लेट्स एक्सेप्ट इट, ये ओनरशिप। तो जब आप बिजनेस करते हैं, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप सब अपने स्टार्टअप खोलें, अपने बिजनेस से शुरू करें, एंटरप्रेन्योर बने। लेकिन जब आप बिजनेस चलाएं, बिजनेस को दिल से चलाएं, कस्टमर्स से दिल से जुड़ें, एम्प्लॉइज से दिल से जुड़ें। कोई एम्प्लॉइज के बारे में निर्णय लें उससे पहले अपने आप से ये सवाल पूछें, ये निर्णय लूंगा तो एम्प्लॉइज क्या सोचेंगे, ये प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा एम्प्लॉइज क्या सोचेंगे, प्रोडक्ट वो बनाऊंगा जो मेरे एम्प्लॉइज के लिए हो, जो मेरे देश के लिए हो। आपको पता है टाटा ग्रुप ने छोटी कारें बनाना क्यों शुरू किया? रतन टाटा जी को बड़ा अजीब लगता था कि भारत की आम लोग गरीब लोग हैं लेकिन उनके लिए कोई कारें नहीं। उनका सपना था कि ये गरीब लोग, ऑर्डिनरी व्यक्ति, मिडिल क्लास के लोग, वो भी कारें चलाएं। तो उनकी बड़ी इच्छा थी सस्ती कार बनाने की। उन्होंने नैनो कार का ड्रीम प्रोजेक्ट लिया अपने लिए कि एक ऐसी कार होगी जो उसको भारत का गरीब से गरीब व्यक्ति भी आराम से चलाएगा, कन्वीनियंटली चलाएगा। खूब पर्सनल इन्वॉल्वमेंट से। कार को बेचने के पीछे उनका लक्ष्य प्रॉफिट नहीं था, उनका लक्ष्य ये था कि मैं भारत के लोगों के लिए कार बनाऊं। हालांकि नैनो कार इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई, वो एक अलग बात है, लेकिन सलाम उस व्यक्ति के विजन को, उनके उस थॉट प्रोसेस को। इसे कहते हैं मार्केटिंग, इसे कहते हैं ब्रांडिंग, इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। प्रोडक्ट बनाएंगे तो ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जिसकी वाकई आम लोगों को जरूरत है। प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो बनाएंगे जिसकी वाकई यहाँ के लोगों को जरूरत है, वो प्रोडक्ट बनाएंगे। टेक्नोलॉजी बनाएंगे तो वो टेक्नोलॉजी जिससे मेरे देश के लोगों को बेनिफिट मिले, मेरे देश के लोगों का भला हो, मेरे देश के लोगों को फायदा मिल सके, वो टेक्नोलॉजी बनाएंगे। ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहलाता है। आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के साथ में काम करिए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट थिंकिंग के साथ में काम करिए, देश के डेवलपमेंट के लिए काम करिए। देश के डेवलपमेंट मतलब ट्रू डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट नहीं जो अभी डेवलपमेंट हो रहा है। ये तो हमने डेवलपमेंट के नाम पे, ये क्या हो रहा है, डेवलपमेंट के नाम पे बर्बादी हो रही है, बिल्कुल बर्बादी हो रही है। सही में जितना आप कहोगे डेवलपमेंट हुआ उतना ही बर्बादी हो रही है। फिर कहाँ का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? आपने अपनी तिजोरियां भर ली और सब कुछ बर्बाद कर दिया, क्या हुआ? ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से चल रहे हो, आप भारतीय नीति पर चल रहे हो। शुभ लाभ, पहले दुनिया का कल्याण, हर व्यक्ति का कल्याण, समाज का कल्याण, देश का कल्याण, ये शुभ शुभ हो गया, फिर मेरा प्रॉफिट पक्का मिलेगा आपको, अपना प्रॉफिट। पहले शुभ फिर लाभ। आप जब अपना प्रोडक्ट बनाते हो, शुभ के लिए बनाते हो, आपके प्रोडक्ट से सबका मंगल, देश का भला, समाज का भला, जो उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करे उसको उससे फायदा मिले। मान लीजिए आप ये किसी विदेशी कंपनी में गए,
अब उस विदेशी कंपनी फर्टिलाइजर बना रही है, पेस्टिसाइड्स बना रही है, फ्रूट जूस बना रही है, ये बना रही है, वो बना रही है। पता लगा सारे हार्मफुल केमिकल्स काम में ले रहे हैं। ऐसे केमिकल्स काम में ले रहे हैं जो हमारे शरीर में जाएंगे तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। आप उसको हाँ भरोगे क्या? बिल्कुल नहीं। भारतीय परिभाषा से नहीं, ये शुभ नहीं है, इसको नहीं लागू करेंगे। प्रॉफिट बाद में, पहले शुभ। ये हमारी इंडियन फिलॉसफी, इस फिलॉसफी से ही चलना है। अगर इसी फिलॉसफी को सारी कंपनी अडॉप्ट कर लेती तो आज दुनिया का विनाश नहीं होता। आज दुनिया का विनाश किसने किया? जितने ज्यादा डेवलप्ड लोग हैं उतना ही विनाश ज्यादा है, जितनी ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज है उतना ही ज्यादा विनाश हुआ है। जो कम डेवलप्ड है वो आज सबसे ज्यादा विकसित है। हकीकत में जो ट्राइबल सोसाइटी है अफ्रीका की, वो देश जहाँ पे बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो देश सबसे अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ पॉल्यूशन नहीं है, वहाँ आपको शुद्ध चीजें मिल जाती है। तरकारी लेंगे बिल्कुल शुद्ध मिलेगी, सब्जियां बिल्कुल शुद्ध मिलेगी, ऑर्गेनिक सब्जियां मिलेगी, अनाज शुद्ध मिलेगा, वो अनाज मिलेगा जो वाकई शुद्ध है, ऑर्गेनिक है। लेकिन जहाँ डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट ज्यादा होते ही क्या नतीजा निकला? भारत में पंजाब सबसे ज्यादा डेवलप हुआ, नतीजा क्या निकला? घर घर कैंसर हो गया। क्यों? बहुत ज्यादा केमिकल्स इस्तेमाल हो गया, बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड इस्तेमाल हो गया। क्यों? ये वो कंपनियां थी जिन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए जहरीला केमिकल्स चेप दिया, खुद तो मुनाफा कमा लिया, पर वो प्रोडक्ट ऐसा था जिससे घर घर जहर पहुंच गया और हर घर में कैंसर फैल गया। अगर भारतीय सोच, जो रियल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, वो लेकर के चलते हैं कि पहले दुनिया के मंगल की कामना, दुनिया के कल्याण की कामना, सबके कल्याण की कामना, ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जिससे वाकई सबका कल्याण हो, शुभ फिर लाभ, तो ये समस्या नहीं आती। तो ये सोच फिर से स्थापित करने की जरूरत है। हम दुआएं कर सकते हैं, ना आपके कुछ हाथ में है ना मेरे कुछ हाथ में है, लेकिन दुआओं में इतनी बड़ी ताकत है कि मैं क्या, मेरे जैसे हजारों लोग एक तरफ और एक व्यक्ति की दुआ की ताकत एक तरफ। तो एक व्यक्ति की दुआ की ताकत, एक व्यक्ति की कामना की ताकत, एक व्यक्ति की प्रार्थना की ताकत इतनी बड़ी होती है कि वो पूरी दुनिया को हिला सकती है। तो हम सब लोगों को सिर्फ प्रार्थना करनी है, मंगल कामना, सबके कल्याण की कामना, सबके अमन की कामना, सबके अमन के लिए दुआ करनी है। और यकीन मानिए, हम सब लोग अगर पॉजिटिविटी को फैलाएंगे तो दुनिया की कितनी भी नेगेटिविटी हो, कितनी भी नेगेटिविटी फैली हुई हो, वो सब नेगेटिविटी धराशायी हो जाएगी अगर हम सब लोग तय कर लेंगे, नहीं, हम लोग पॉजिटिविटी से नहीं हटेंगे। वी आर पॉजिटिव, विल रिमेन पॉजिटिव, विल मेक एवरीबडी पॉजिटिव। ये हम सबका मंत्र होना चाहिए। हम सबको अपनी हिम्मत नहीं हारनी। जमाना इधर से उधर हो जाए, हम लोग नहीं डगमगाएंगे। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, ये कोई हमारे जीवन मूल्यों से ऊपर नहीं हो सकता। हमारे अल्टीमेट जीवन मूल्य हैं सबका कल्याण, उससे बढ़कर कोई कुछ नहीं। कंपनियां भी वही बचेगी, वही सरवाइव करेगी जो इन जीवन मूल्यों को माने। आप देख लीजिए, इतनी कंपनियां आई, एक के बाद एक कंपनी आती गई, समाज को लूटती गई, फिर खुद भी बर्बाद होती गई। जो समाज के डेवलपमेंट के लिए कमिटेड थे, वो आज भी उनकी कंपनियां चल रही हैं जो ट्रूली वैल्यूज पे काम कर रहे थे। आप विप्रो कंपनी को देखिए, अजीम प्रेम जी को देखिए, ट्रूली इंडियन वैल्यूज के साथ में काम कर रहे हैं, डेडिकेशन से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, समाज के डेवलपमेंट के लिए हमेशा आगे आए रहते हैं। इतनी आफतें आई, इतनी परेशानी आई, क्या उनकी कंपनी बंद हुई? नहीं हुई। आप टाटा ग्रुप का एग्जाम्पल देखिए, आप इनकी मिसाल दूसरों को बताइए। वो मिसाल मत दीजिए जहां पे कल्याण की कामना नहीं, जहां पे प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। जहां जहां पर भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आप क्या करेंगे? प्रकृति के साथ में, एनवायरनमेंट के साथ में, दुनिया के साथ में खिलवाड़ करेंगे, कितने दिन बचेंगे? 2 दिन, 4 दिन, फिर खत्म हो जाएंगे, निश्चित है। तो इसी चीज को समझने की जरूरत है।
आप लोगों का काम बहुत महत्वपूर्ण काम होगा। आज नहीं तो कल आप कंपनी की स्ट्रेटजीज बनाएंगे। टॉप मैनेजमेंट के रूप में आपका रोल होगा कंपनी की स्ट्रेटजीज बनाना, उन स्ट्रेटजीज को रिव्यू करना, उन स्ट्रेटजीज पर अपने कमेंट्स देना। तब पीछे मत हटिएगा, तब आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। यू हैव टू फ्रेम द पॉलिसीज नॉट फॉर योर ओन कंपनी बट फॉर द यूनिवर्स। यूनिवर्स रहेगा, दुनिया रहेगी, देश रहेगा, आपकी कंपनी भी रहेगी। आप चाहते हो सिर्फ आपकी कंपनी रहे, बाकी कुछ नहीं रहे, तो आपकी कंपनी भी नहीं रहेगी। जब आप स्ट्रेटजीज बनाएं, पॉलिसीज बनाएं, एक्शन प्लान बनाएं, आपके एक्शन प्लान मिसाल बनेंगे जब आप अपने आप को एक पार्ट के रूप में देखेंगे, वर्ल्ड के पार्ट के रूप में, और उस वर्ल्ड के पार्ट के रूप में आप अपने कंट्रीब्यूशन से दुनिया को सपोर्ट करेंगे। आपको मिसाल देनी है, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स की मिसाल दीजिए, टाटा की एग्जाम मिसाल दीजिए। आपको बेंचमार्क करना है ना, इतने बेहतरीन बेंचमार्क। भामाशाह का एग्जाम्पल लीजिए, अपनी सारी प्रॉपर्टी, वो इतने शानदार एंटरप्रेन्योर था, अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने स्टेट के नाम दे दी, ले जाओ जितना चाहिए आप ले जाओ। वी आर फॉर अदर्स, अदर्स आर फॉर अस। हम, हमारी कंपनी देश के लिए तैयार, हमेशा, ऑलवेज। और यही सबसे बड़ी बात होती है। अभी जरूरत के समय भारत में ऑक्सीजन की कमी हुई, तुरंत जितने भी वाकई कमिटेड एंटरप्रेन्योर्स, सब ने एक एक करके क्या किया, अपने प्लांट बंद किए, अपने ऑक्सीजन प्लांट से जितना भी ऑक्सीजन है हॉस्पिटल्स को रवाना कर दिया। देखते क्या हो, एवरीबडी प्रॉफिट बाद में, पहले किसके लिए, देश के लिए। जरूरत किसकी है, देश की। क्योंकि आपका देश ही नहीं बचेगा तो आपकी कंपनी को क्या फायदा मिलेगा। तो कमिटमेंट हैज टू बी लाइक दिस, प्रॉफिट बाद में, शुभ पहले, लाभ बाद में। शुभ पहले, लाभ बाद में, बस इतनी सी बात है। यही स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मूल मंत्र है। मैं आपको हकीकत में कहता हूं कि केस स्टडीज को किताब में मैं भी पढ़ सकता हूं, लेकिन आनंद तब मिलता है जब किसी पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण व्यक्ति के पास बैठता हूँ, उसके मुंह से उसकी लाइफ की जर्नी सुनता हूँ। किसी ग्रास रूट एंटरप्रेन्योर के पास बैठता हूँ, किसी ऐसे एंटरप्रेन्योर के पास बैठता हूँ जिसने जीरो से अपने बिजनेस को शुरू किया और आगे बढ़ाया। उसके पास बैठ करके उसी के मुंह से उसकी पूरी लाइफ की स्टोरी सुनता हूँ। उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ तो और ज्यादा आनंद आता है, बाद में बार बार सुनता हूँ, इतना आनंद मिलता है, कमाल का आनंद होता है। वो चीज होती है, हमारे देश में ये संभव है। क्यों संभव है, किसी शहर में जाओ, बहुत शानदार काम करने वाले लोग मिल जाते हैं, अद्भुत। हर देश, हर शहर में आपको एक से एक बेहतरीन लोग मिल जाते हैं, और हर व्यक्ति समय निकालने के लिए भी तैयार हो जाता है। अगर समय मिल सके उस व्यक्ति से मिलो, पर्सनली मिल सको तो बेहतरीन है, नहीं तो आज तो जूम मीटिंग का भी सहारा ले सकते हो आप। लोगों से मिलिए, उनसे, उनके मुंह से उनकी पूरी कहानी सुनिए, उससे आप खुद भी इंस्पायर होंगे और वाकई आनंद भी मिलेगा सुन करके। जहां समझ में नहीं आई आप पूछ भी सकेंगे। सिंपल से 4 प्रश्न पूछिए, बताइए आपकी जिंदगी की कहानी क्या है, आपने क्या समस्याएं झेली, क्या दिक्कतें आई, कैसे उनका समाधान किया, किस मकसद के लिए काम कर रहे हो आप, और क्या आपके लक्ष्य हैं आने वाले समय में, और इस जमाने को क्या संदेश देना चाहते हो। सिंपल ऐसे 4-5 प्रश्न पूछिए, और जब वो अपनी जिंदगी आपके सामने खोलेंगे, आपको बड़ा अनुभव मिलेगा, अद्भुत आनंद मिलेगा, बड़ा आनंद मिलेगा। कॉर्पोरेट थैंक यू। केस स्टडीज जो दूसरे देशों की है वो भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो आनंद आपको इसमें मिलेगा, जो मैंने आपको बताया, वो अद्भुत है। ट्राई करिए, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज ट्राई।